मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर लखनवी अंदाज जो यशपाल द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिस कहानी में कथाकार ने उस वर्ग के ऊपर एक तीखा प्रहार किया है जो वर्ग आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्णपेण पिछड़ चुका है, लेकिन उसकी मानसिक दशा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया है। यहां तक व्याख्या मैं कर चुका हूं कि अब जिस कंपार्टमेंट में, जिस डिब्बा में नवाब साहब एक सफेद पोश भद्र पुरुष के सदृश बैठे हुए थे, संजोगवश लेखक भी उसमें पहुंच जाते हैं। दोनों आमने सामने हैं, लेकिन आमने सामने होने के बावजूद भी दोनों के बीच कोई संवाद, कोई बातचीत प्रारंभ नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस कंपार्टमेंट में, जिस डिब्बा में नवाब साहब बैठे हैं, उस परिवेश परिस्थिति में नवाब साहब को एक हीनता का एहसास होता है। किसी मंझले दर्जे में इस प्रकार के व्यक्तित्व को कोई देखे जो उनके प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। मैं बार बार आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोई साहित्य की जो रचना होती है, वह साहित्यिक रचना हमारे समाज की जो जीवंतता है, जो चिंतन है, जो सोच है मनुष्य का, उसका एक सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक धरातल पर इस प्रकार का चरित्र आज भी हमारे समाज में मौजूद है। यशस्वी कथाकार यशपाल ने जिस प्रकार के चारित्रिक विशेषताओं के साथ नवाब साहब का चरित्र प्रस्तुत किए, उसमें यह देखा जाता है कि लेखक और नवाब साहब आमने सामने बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच संवाद प्रारंभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बौद्धिक और सामाजिक विषमता है। नवाब साहब का सोच एक अलग प्रकार का है कि हम बहुत बड़े नवाब, सामान्य व्यक्ति से मैं क्यों बातचीत करूं, सामान्य व्यक्ति से मैं क्यों बोलूं। लेखक उसके आमने सामने हैं, लेखक भी आत्मसम्मान से भरा हुआ है, यह भी बात करना नहीं चाहता है, जिसके कारण दोनों व्यक्ति गुमसुम होकर के आमने सामने बैठे हुए हैं। नवाब साहब अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए या अपनी यात्रा को सामान्यतः सहज अवस्था में रखने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए खीरा खरीदते हैं, और उस खीरा के माध्यम से उनके अस्तित्व और व्यक्तित्व का एक रूप नजर आता है। नवाब साहब की आर्थिक स्थिति पूर्णपेण डामाडोल है, आर्थिक दृष्टिकोण से वह विपन्न है, इसलिए खीरा खरीद करके वह अपनी भूख को कुछ क्षणों के लिए मिटाना चाहते हैं। लेकिन एक नवाबी और लखनवी अंदाज का व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति के समक्ष एक साधारण सा खीरा खाए, यह प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। कथाकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यंजित किया है। जब कहानी के मार्मिक पक्ष में हम प्रवेश करते हैं, मनोवैज्ञानिक धरातल पर जब इसका विश्लेषण करते हैं, तो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्र होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार
का अंदाज होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का एक जीवन जीने की शैली हुआ करती है। नवाब साहब की शैली और लेखक की शैली में कहीं भी समानता नहीं है। दोनों लेखक उस कंपार्टमेंट में बैठे थे इसलिए कि किसी कहानी के कथ्य को खोजा जाए, प्राकृतिक छटा को देख करके साहित्यिक आनंद लेते हुए किसी चरित्र को गढ़ा जाए। नवाब साहब कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं कि मात्र खीरा खाकर ही अपने भूख को मिटाया जाए, और इस खीरा के खाने के क्रम में कोई मुझको देखे नहीं, क्योंकि मैं नवाब साहब हूं। नवाब साहब मात्र खीरा खाएंगे? नवाब साहब का तो भोजन, उनका रहन सहन सामान्य व्यक्ति से अलग है। लेकिन कंपार्टमेंट में लेखक के समक्ष जब खीरा की बात आती है तो नवाब साहब का आकार प्रकार बदल जाता है। कुछ देर के लिए नवाब साहब चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन जब रहा नहीं जाता नवाब साहब से, तब नवाब साहब ही अपने संवाद को प्रस्तुत करते हैं, बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? आदाब अर्ज, गौर करेंगे भाषा पर, कि कथाकार की महत्वपूर्ण विशेषता यह हुआ करती है कि जिस चरित्र को कथाकार प्रस्तुत करता है उस चरित्र के अंदर जो एक प्रकार का शिष्टाचार है, जो एक प्रकार का अदब है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए नवाब साहब कहते हैं, आदाब अर्ज, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे? इस प्रकार से नवाब साहब लेखक के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके पूर्व की जो घटना है, इसके पहले का जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में हम क्या पाते हैं कि दोनों चुपचाप आमने सामने बैठे हैं और बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जब आदाब अर्ज से यह संवाद प्रारंभ होता है तो लेखक भी कुछ कह सकते हैं, अपने संबोधन में कुछ कहना चाहते हैं, जिसका वर्णन किया गया है कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं। यह व्याख्यात पंक्ति है, और व्याख्यात पंक्ति इस अर्थ में है कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन मनुष्य की एक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हुआ करती है। जब मनुष्य अहंकार से भरा हुआ रहता है, मानसिक दशा में वह चारों तरफ से भोग विलास में लिप्त रहता है, तब वह सामान्य व्यक्ति से बातचीत करना नहीं चाहता है, सामान्य व्यक्ति के बीच वह जीना नहीं चाहता है, एक अलग छवि, एक अलग रूप प्रस्तुत करता है। लेकिन जब वही नवाब साहब एक आर्थिक विपन्नता में पड़ जाते हैं तो उसमें एक भाव परिवर्तन पाया जाता है। किसी भी युग में भाव परिवर्तन मनुष्य की एक प्रकार की विशेषताएं हैं। कुछ व्यक्ति भाव परिवर्तन करके अपने आप को परिवर्तित करके समाज में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं। कुछ व्यक्ति भाव परिवर्तन नहीं करके ज्यों के त्यों खड़े रह जाते हैं और टूट जाते हैं। यशपाल कथाकार ने जिस भाव परिवर्तन की बात की है वह एक मनोवैज्ञानिक आधार है। जब लेखक कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेखक भी बोलना जब नहीं चाहते हैं, तो नवाब साहब को लगा कि यह यात्रा में समय गुजारना बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है। भूख भी लगी हुई है, खाना भी है, सामने जो व्यक्ति बैठा है
वह कुछ बोल नहीं रहा है। इसलिए यह पंक्ति जो उद्धृत की गई है कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने का हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लचकना चाहते हैं, यह लेखक का अनुमान है कि आप शराफत अपने आप को बहुत सभ्य, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड पेश कर रहे हैं। और एक लेखक जो एक असाधारण व्यक्तित्व को जीता है, जो इस समाज के धड़कन को समझ करके उस धड़कन के अंदर से एक चरित्र को ग्रहण करना चाहता है, एक चरित्र की अनुभूति में वह प्रवेश करना चाहता है, वह चरित्र है नवाब साहब। इसलिए जो लेखक हैं यशपाल, वह इस कथा को आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ लेखक का संवाद है, एक तरफ नवाब साहब का संवाद है। दोनों के संवाद में हम यह पाते हैं कि नवाब साहब लेखक को एक साधारण व्यक्ति समझ लेता है। लेखक के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है। लेखक इस संवाद में अपने आप को सक्रिय करना नहीं चाहता। लेखक भी अपने मनोवैज्ञानिक धरातल पर एक अलग प्रकार का व्यक्ति है। जिस प्रकार के व्यवहार नवाब साहब ने प्रारंभिक अवस्था में प्रदर्शित किया, उस व्यवहार से लेखक का हृदय इतना अधिक आहत हो जाता है कि लेखक भी समान दशा में अलग रह जाता है और इस बात को सीधे कह देता है लेखक, जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। शुक्रिया, आपने जो मुझको आगाह किया, निवेदन किया, क्या आप खीरा का शौक फरमाएंगे? इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तहजीब के माध्यम से एक नवाब साहब का जो रूप होता है उसको व्यक्त करने में आप सफल हुए। लेकिन अब संवाद शांत हो जाता है, इस अर्थ में कि नवाब साहब को एक ठेस पहुंचती है कि यह भी एक अलग ढंग का आदमी है जो मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और नवाब साहब का नवाबीपन पुनः चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। वह इस भाव से अपने आप को बांधता है कि अगर आप अपने आप को साधारण नहीं मानते हैं तो मैं भी एक लखनवी अंदाज का व्यक्ति हूं। मेरे अंदर एक विशेष प्रकार का नवाब शाहीपन है। मेरे जीवन का अंदाज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण ढंग का अंदाज नहीं है। हम जिस चीज को जीते हैं, जिस भोजन को प्राप्त करते हैं, उसमें एक कलात्मक अभिरुचि में रखता हूं। यही है नवाबीपन। साधारण व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? और खीरा लेता है, नमक लेता है, उसको खा लेता, सहज भाव से खाता है, उसमें कोई बनाव श्रृंगार नहीं होता है। लेकिन नवाब साहब भी अगर सहज भाव से अगर खा ही लेंगे तो लखनवी अंदाज जो इस कहानी का शीर्षक है वह अपने आप में सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगा। लखनऊ एक नवाबों का शहर रहा है। वहां की जीवन शैली एक विभिन्न प्रकार की रही है। भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, व्यवहार के आधार पर एक अलग प्रकार की सांस्कृतिक चेतना का अगर केंद्र है तो लखनऊ है। जिस लखनऊ के नवाब से मुलाकात हो जाती है, लेखक का आर्थिक दशा विपन्न हो चुकी है। नवाब साहब एक खीरा खाने के लिए विवश हो चुके हैं, लेकिन खीरा खाने का जो सलीका है, जो ढंग है,
वह सामान्य व्यक्ति से अलग है। सामान्य व्यक्ति कैसे होते हैं, कैसे खीरा खाते हैं, हम सब परिचित हैं। लेकिन एक नवाबी अंदाज में जो व्यक्ति जीवन जीता है, उसका दर्शन कभी कभार व्यक्ति को हो जाया करता है। इसलिए अब जब लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया, तब नवाब साहब का आकार प्रकार बदलता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर नवाब साहब कुछ आहत हो जाते हैं और तब क्या करते हैं, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिठा दिया। एक बार बाहर देखा, लेखक के व्यवहार से नवाब साहब आहत हुए। दृढ़ निश्चय किया कि अगर आप खीरा नहीं खाते हैं तो देखिए मैं किस प्रकार से खीरा खाता हूं। आपने मुझको एक सामान्य व्यक्ति समझ लिया है। खिड़की से बाहर देखा, तौलिया बिछाया और फिर तौलिया बिछाने क्रम में एक जो जीवन का एक जो तहजीब, एक जो तरीका होता है जो जन समान से अलग होता है। जन समान क्या होता है? खीरा उठाया और खाना प्रारंभ कर दिया। जन समान विशेषता होती है। जन समान व्यक्ति की यही विशेषता होती है कि खीरा उठाता खाना शुरू कर देता है। लेकिन नवाब साहब का मनोवैज्ञानिक सोच है कि यह तो खीरा खाने के लिए विवश हो गए हैं, भूख लगी हुई है। लेखक से आग्रह करता है कि आप भी खाइए। लेखक खाने से इनकार कर देता है, क्योंकि जो प्रारंभिक परिचय होता है वह कोई सामंजस्य लेखक और नवाब साहब के बीच स्थापित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि लेखक नवाब साहब तौलियों को रखते हैं और फिर क्या करते हैं, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यही नवाबीपन है। एक सामान्य व्यक्ति खीरा खाने का रूप अलग ढंग से बिखेरता है। नवाब साहब करीने से, सलीके से, बहुत अच्छे ढंग से तौलिया बिछाते हैं, खीरा को धोते हैं, फिर चाकू से उसको काटते हैं, गोदते हैं और उसको छीलते हुए तौलिया पर रखते जा रहे हैं। इस कथा में हम पाएंगे कि हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं कि देवता लोग किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, उसका मात्र गंध लेते हैं। नवाब साहब अपने व्यक्तित्व को उसी ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में हम अद्यांत इस बात को पाएंगे कि एक छोटी सी घटना को यशपाल जी ने एक बहुत बड़ा आकार, एक बहुत बड़े क्षितिज पर ला करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इसके माध्यम से एक व्यंग्यात्मक चरित्र पर प्रहार करते हैं कि देखिए भारतवर्ष में किस प्रकार का लखनवी अंदाज है। नवाब साहब खीरा को धोते हैं, तौलिया पर रखते हैं, उसको छीलते हैं, नमक को फिर बुड़कते हैं, मसाला भी बुड़कते हैं और पूरा आनंद में लीन हो जाते हैं। खीरा खाने के पहले की जो मनोदशा है उसका यशपाल जी ने जीवंत रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि यह सारी व्यवस्था जो चल रही है यह एक कलात्मक व्यवस्था चल रही है, जहां पर नवाब साहब इसी कलात्मक व्यवस्था के कारण अपने आप को समान व्यक्ति से थोड़ा अलग कर रहे हैं। समान व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि उसका पेट भूखा होता है, वो किसी प्रकार से अपने पेट की
क्षुधा को बुझाना चाहता है। नवाब साहब उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। भूख लगी हुई है, आर्थिक विपन्नता है, लेकिन जो जीवन शैली है उस प्रकार की जीवन शैली से वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह नवाब साहब है। इसलिए एक तरीके से उसको रखते जा रहे हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, ने डाल दी, और यहां तक आते आते हम क्या पाते हैं, मुंह में पानी उतर आता है। सारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अलग हो जाती है। लगता है कि अब खाएं कि तब खाएं, स्थिति बनी हुई है। किसके लिए? नवाब साहब के लिए। लेकिन स्थिति तो इस बात के लिए भी गवारा नहीं होता है कि नवाब साहब इस खीरा को खाए एक सामान्य व्यक्ति के समक्ष और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर ले कि नवाब साहब खीरा खा करके अपनी भूख को मिटाते हैं। क्या इतनी आर्थिक विपन्नता इनको आ गई है? इसलिए नवाब साहब उस खीरा को इतने तरीके से सुसज्जित तो करते हैं, छीलते हैं, तौलिया बुरकते हैं, नमक बुरकते हैं, लाल मिर्च भी बुरकते हैं। सारी प्रक्रिया पूरी हो जा रही है और रखा हुआ है। अब लगता है कि अब खाएं कि तब खाएं, मुंह में पानी आ रहा है। सारी प्रक्रिया है। नवाब साहब एक बार पुनः लेखक से अनुरोध करता है, शिष्टाचार वश। लेकिन इस कथा के प्रारंभ में हम क्या पाते हैं कि जब दोनों कंपार्टमेंट में मिले थे तो सहज भाव से संवाद प्रारंभ नहीं हुआ था। मनुष्य की विशेषता यह होती है कि जिस जगह पर हम गुजर रहे हैं वहां पर अपने अहंकार को भुला करके हमारी क्या पद है, हम किस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, कहां है, उससे कोई वास्ता नहीं है। सर्वप्रथम हम मनुष्य हैं और मनुष्यगत विशेषताएं जब हमारे समक्ष हमारे चरित्र में उभरता हुआ नजर आता है तो सामने का व्यक्ति भी अपने हृदय को खोल करके हमारे साथ मिलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब हम किसी पद, किसी ओहदे से बंधे रहते हैं और उसी ओहदे से अपने आप को सभी जगह बांधते फिरते हैं, एक डीएम, एक एसपी, एक बहुत बड़ा पद को धारण करने वाला व्यक्ति अगर रेल की यात्रा करता है, सर्वप्रथम वह यात्री है और कुछ भी नहीं है। और उस यात्रा के दौरान अगर सहज जीवन, सहज भाषा का प्रयोग कर रहा है तब वह यात्रा का आनंद ले सकता है। लेकिन वहां भी अपने पद के चार तरफ वह कैद हो जाता है तो आनंद नहीं ले सकता है। नवाब साहब खीरा का आनंद ले सकते थे, बशर्ते कि प्रारंभिक अवस्था में अपने संवाद को एक सहज स्थिति में प्रस्तुत करते। सारी बातें पूरी हो चुकी है और तब क्या होता है कि नवाब साहब ने बहुत करने से खीरे को फांकों पर जीरा मिला। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। खीरे की रसास्वादन कि खीरा का स्वाद इस प्रकार से होगा। सारी प्रक्रिया अलग होती जा रही है और हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपने असलियत पर उतर आए हैं। भूख जीवन का वास्तविक सच है। भूख से कोई व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। शारीरिक धरातल पर, भूख के धरातल पर मनुष्य मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्य की एक मानवीय भूल हुआ करती है कि कभी कभी या अक्सर जो व्यक्ति किसी पद पर या सामांतिक प्रवृत्ति का है, उस मानसिक दशा से जीते आ रहा है, वह अपने जीवन को सहज नहीं कर पाता है। यही कारण है कि खीरा पूर्ण रूप में सुसज्जित है, मसाला बुरका हुआ, सारी प्रक्रिया है। लगता है कि अब खाएं कि तब खाएं, मुंह में पानी आ रहा है। कल्पना में
कल्पना से सराबोर है लेखक नवाब साहब, लेकिन खा नहीं रहे हैं क्योंकि जैसा व्यक्ति हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपने असलियत को उतर आए हैं। असलियत के भूत से छटपटा रहे हैं, अपने ऊपर हमेशा नकाब डाल डाल करके कह रहे हैं हम अलग हैं, हम अलग हैं। अरे भाई हमारा खीरा खाने का स्टाइल तो देखिए, शैली तो देखिए। लेकिन भूख के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हो जाता है। इसी तथ्य को यशपाल ने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है और पाया, और व्यंग्यात्मक प्रहार है उस पतनशील समानती व्यवस्था पर जो भूख से छटपटा रहा है, लेकिन समानतपन का जो बोझ वह ढो रहा है युगों से, उस बोझ को रख करके वह दौड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि सारी बातें अलग हो जाती है। अगली घटनाक्रम और मनोवैज्ञानिक व्याख्या मैं अगले अध्याय में करूंगा।